हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्राई फॉर बेसिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसमें हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। एंड टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी माइक्रोस्पोरेंजियम में। एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेल्स पड़े होते हैं, उन सेल्स में मियोटिक डिवीजन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड में। माइक्रोस्पोर टेट्राड भी आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। माइक्रोस्पोर टेट्राड इस तरीके से ये टेट्राड की फॉर्म में होंगे, और जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा, मतलब मैच्योर होगा, एंथर आपको पता है दिस इज़ एंथर, ये एंथर का स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एंथर की मेम्ब्रेन है और इस एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोटिक डिवीजन हो रही है और माइक्रोस्पोर टेट्राड इसके अंदर बन रहे हैं। जैसे जैसे एंथर की मेम्ब्रेन मैच्योर होती जाएगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड भी मैच्योर होते जाएंगे। मैच्योरिटी पर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्री हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे पोलन ग्रेन में। ये एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगे, फिर ये टेट्राड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad। अब sporogenous tissue का हर एक सेल में ये कैपेबिलिटी है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हो सकता है। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाता है। जो भी माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर पहले बनेंगे और माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनेगा। तो माइक्रोस्पोर किससे बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से। जो भी सेल निकलेगा वो मदर सेल से निकलेगा। अगर वो माइक्रोस्पोर है तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपको ये याद रखना है पोलन मदर सेल में जो डिवीजन होती है वो मियोसिस होती है। मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ करती है, इसीलिए मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। दो तरह की डिवीजन होती है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस में जब डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है, और मियोसिस में जब डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। पोलन मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ इसलिए होता है क्योंकि जब माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनते हैं, तो पोलन ग्रेन के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं, इसीलिए जो पोलन ग्रेन होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ये आपको पहले ही बता दिया। माइक्रोस्पोर जब मैच्योर पोलन मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो वो 4 का क्लस्टर बनाते हैं, और उस 4 क्लस्टर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, माइक्रोस्पोर्स डेसोशिएट। ये आपको पहले ही बता दिया, माइक्रोस्पोर डेसोशिएट हो जाएंगे एक दूसरे से और कन्वर्ट हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स में। तो आपको पहले याद रखना है, सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू में पोलन मदर सेल बनेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू में पोलन मदर सेल बनेंगे, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से पोलन ग्रेन बनेंगे। और पोलन मदर सेल में कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस डिवीजन। ओके, नेक्स्ट इज inside each microsporangium several thousand of microspores and microspores are formed that are released with the dehisce of the anther। अब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हज़ारों के नंबर में माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन बनते हैं, और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसकी मेम्ब्रेन टूटती है और वो रिलीज़ हो जाते हैं। ये देखिए डायग्राम में आपको दे रखा है, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज़ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये इस तरीके से इंटैक्ट था माइक्रोस्पोरेंजियम। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर जो हमने किया था इस तरीके से इंटैक्ट था, और जब ये मैच्योर हुआ तो इसकी मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रेक होने लग गई, यहाँ से ब्रेक हो गई। ये देखिए यहाँ से ये टूट गई मेम्ब्रेन और यहाँ से टूट गई, और थाउजेंड्स के नंबर में इसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है दीज आर पोलन ग्रेन, थाउजेंड्स के नंबर में है। और जैसे ही ये मेम्ब्रेन यहाँ से टूटती है तो ये एयर में रिलीज़ हो जाते हैं। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन का मतलब है कि वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, अगर आप हिबिस्कस के फ्लावर के मैच्योर्ड एंथर को टच करेंगे या किसी और भी फ्लावर के मैच्योर एंथर को टच करेंगे तो आपकी फिंगर्स पे येलो कलर का पाउडर लग जाएगा। वो येलो कलर का पाउडर और कुछ नहीं बल्कि पोलन ग्रेन्स ही होते हैं। अगर आप पोलन ग्रेन्स को देखना चाहते हैं मैग्नीफाई करके तो आप अपनी फिंगर को एक ड्रॉप ऑफ वाटर के ऊपर लेके जाएं। उस ड्रॉप ऑफ वाटर को यू कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, और अपनी फिंगर को जिसके ऊपर वो येलो पाउडर लगा है टच ऑन द वाटर ड्रॉप, और वो जो पोलन्स हैं वो वाटर ड्रॉप के ऊपर आ जाएंगे
और आप इस ड्रॉप को अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं और आप पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। We are really amazed at a variety of architecture, sizes, shapes, color, design seen on the pollen grain. जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे उनको देखेंगे तो उनकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आपको अलग अलग तरह के साइजेस, शेप्स, कलर, डिज़ाइन दिखाई देंगे जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। इससे ये पता लगता है कि जितने भी अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं वो जो पोलन निकालते हैं, पोलन जो प्रोड्यूस होते हैं, उन अलग अलग वैरायटी के अकॉर्डिंग उन पोलन्स के ऊपर डिज़ाइंस होते हैं, उन पोलन्स के कलर्स होते हैं, उनकी शेप्स होती है। तो आपकी बुक में कुछ डायग्राम दे रखे हैं पोलन के, आप देखिए फिगर 2.4 में। दिस इज़ फिगर 2.4। यहाँ पे ये एक पोलन दे रखा है ग्रीन कलर का और इसके साथ में भी कुछ पोलन दे रखे हैं। यहाँ पे ये पोलन दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, शेप देखिए, इसके ऊपर देखिए किस तरीके का आर्किटेक्चर है। यहाँ देखिए ग्रीन कलर का पोलन। तो ये अलग अलग शेप और साइज़ के पोलन ग्रेन हमें अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिल जाएंगे। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. पोलन ग्रेन का शेप जनरली स्फेरिकल होता है। आप ये देखिए, ये साइड पे ग्रीन कलर के आपको डायग्राम दे रखे हैं। ये डायग्राम माइक्रोस्पोर का है जो इमेच्योर है अब, और इसमें ये मैच्योर होते होते नीचे जाते हुए पोलन ग्रेन बन जाएगा। अभी हम डायग्राम इसको कंप्लीट करेंगे डायग्राम को। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब जो पोलन ग्रेन होता है, अब यहाँ ये नीचे की तरफ आपको पोलन ग्रेन का ये मैच्योर स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन के दो मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्साइन और इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटाइन। अगर इसका डायग्राम मैं रफ बना के बताऊँ तो ये मान लीजिए पोलन ग्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं एक्साइन और इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटाइन। और यहाँ पे आपको याद रखना है, जो एक्साइन है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन एक मटेरियल होता है, स्पोरोपोलेनिन उसका बना होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये स्पोरोपोलेनिन मटेरियल इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है कि इसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली को भी टॉलरेट कर सकता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। अभी तक ऐसा है कोई एंजाइम नहीं बना जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। इसके अलावा पोलन ग्रेन में एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। उस एरिया को हम कहते हैं जर्म पोर। अब इसको जर्म पोर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस एरिया में स्पोरोपोलेनिन ना होने का कारण ये है कि एक ऐसा एरिया चाहिए होता है पोलन ग्रेन को जहाँ से वो जर्मिनेट हो सके। तो जर्मिनेशन के लिए उसको पोलन ट्यूब निकालने के लिए जर्म पोर की ज़रूरत होती है। तो इसको हम डायग्राम से अगर समझें तो इस तरीके से ये इंटाइन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है, और ये एक्साइन है। एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन मान लीजिए यहाँ पर एब्सेंट है, तो यहाँ पर एब्सेंट है, तो यहाँ से ये पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होगा तो इट कैन एक्सटेंड इट्स पोलन ट्यूब थ्रू दिस जर्म पोर। तो इसीलिए जर्म पोर ज़रूरी होता है। ज़्यादातर जो डाइकॉट्स होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें 3 जर्म पोर्स होते हैं, 3 जगह पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, तो किसी भी जगह से वो पोलन ट्यूब अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। पोलन ग्रेन को हम फॉसिल की फॉर्म में भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो उनको बचा कर रखता है। तो कई हज़ारों साल पुराने पोलन ग्रेन भी साइंटिस्ट ने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं जो उस टाइम के अर्थ की कंडीशंस को एक्सप्लेन किया करते थे। द एक्साइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग रे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। और एक्साइन के ऊपर बहुत तरह के पैटर्न और डिज़ाइन बने होते हैं, ऊपर वाले डायग्राम में आपको पहले ही समझा दिया। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, इनर वॉल जो है इंटाइन की बनी होती है। इनर वॉल को हम इंटाइन कहते हैं, और इंटाइन जो जिस चीज़ से बनी होती है वो होता है सेलुलोस एंड पैक्टिन। तो आपको याद रखना है एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, Exine is made up of sporopollenin and intine is made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. जो pollen grain का cytoplasm होता है वो plasma membrane से enclosed होता है। जैसे कि ये इंटाइन है, ये एक्साइन है और इसका ये साइटोप्लाज्म है। इसके चारों तरफ भी एक डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है जो हम सभी में एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका साइटोप्लाज्म इज इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर्ड इट कंटेन 2 सेल्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे जैसे पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें 2 सेल स्टेज आ जाती है। एक मैच्योर्ड पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होते हैं, उन सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल साइज़ में ज़्यादा बड़ा होता है
और उसमें बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व होता है, लार्जली इरेगुलर शेप, उसका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, और जनरेटिव सेल छोटा होता है और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। इट इज़ स्पिंडल शेप, और वो स्पिंडल शेप होता है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो इसको हम डायग्राम से देखेंगे। ये टेट्राड का डायग्राम था। पोलन मदर सेल से जब टेट्राड बना तो इस शेप में था। उसके बाद जब ये डेसोशिएट हो गए तो ये एक माइक्रोस्पोर आ गया। ये माइक्रोस्पोर अभी इमैच्योर है। इसमें एक्साइन और इंटाइन आपको दिख रही है, एक न्यूक्लियस दिख रहा है और साइटोप्लाज्म दिख रहा है। अब इसमें फर्दर डिवीजन कैसे होगी ये देखिए, ये सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस माइक्रोस्पोर मैच्योर होने पर इसमें वैक्यूल्स मतलब एक खाली सी जगह प्रोड्यूस होने लग जाती है। वैक्यूल, दो वैक्यूल क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ न्यूक्लियस है। थर्ड स्टेप में वैक्यूल, दोनों वैक्यूल जो हैं ज्वाइन हो गए और ये बड़ा वैक्यूल बन गया, कन्वर्ट हो गया, और ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड होने लग गया ए सिमेट्रिक स्पिंडल के थ्रू। जब डिवाइड हुआ तो ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया। ये एक न्यूक्लियस था ऊपर और अब ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, और ये दो न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से अलग हो गए। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ द बिगर पोर्शन, और इस सेल का नाम दे दिया वेजिटेटिव सेल, और ये छोटे वाले पोर्शन को नाम दे दिया जनरेटिव सेल। 60% प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल स्टेज में प्लांट से रिलीज़ कर दिए जाते हैं, लेकिन 40% प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में रिलीज़ किया जाता है। अब 3 सेल स्टेज कैसे बनेगी? जैसे ये पोलन ग्रेन है, इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक्साइन और इंटाइन। एक तो बन गया वेजिटेटिव सेल, तो उनमें भी सेम रहेगा, लेकिन जो जनरेटिव सेल होता है उनमें वो दो मेल गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन एयर में रिलीज़ किया जाता है। मैक्सिमम प्लांट जो है वो 2 सेल स्टेज में रिलीज़ करते हैं, और कुछ जो है, कुछ प्रोपोर्शन जो है वो 3 सेल स्टेज में रिलीज़ करते हैं पोलन ग्रेन को। नेक्स्ट पैराग्राफ, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सिवियर एलर्जीज। अब हम बात करेंगे पोलन ग्रेन के डिसएडवांटेजेस का। पोलन ग्रेन इतने माइन्यूट होते हैं कि जब वो एंथर से रिलीज़ होते हैं, जैसे तरीके से ये एंथर है, यहाँ से पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में या 3 सेल स्टेज में अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज ऑफ प्लांट एयर में रिलीज़ हो गए। अब ये इतने माइन्यूट होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। तो कई लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम या नेज़ल पैसेज इतना सेंसिटिव होता है कि जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जीज कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो एलर्जीज इस तरीके से ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो जाती हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनमें, जैसे अस्थमा का अटैक आना या ब्रोंकाइटिस हो जाना, सांस की बीमारी लग जाना। इट मे बी मैंशन दैट पार्थीनियम और कैरेट ग्रास। इसमें ये एक मेंशन करने वाली बात है कि एक ऐसा ग्रास जिसका साइंटिफिक नेम है पार्थीनियम, जिसको कॉमनली हम कहते हैं कैरेट ग्रास, जो कि इंडिया में गेहूं के साथ इंपोर्ट हो गया था। गेहूं के साथ स्पोर, उस गेहूं के साथ स्पोर की फॉर्म में वो इंडिया में एंटर हो गया, और जब वो इंडियन सॉइल पर जर्मिनेट हुआ तो उसने बहुत ज़्यादा संख्या में उसने अपने आप को फैला लिया, और उसके जो पोलन प्रोड्यूस हुए उससे कई लोगों को पोलन एनर्जी होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन के ऊपर स्टडी करने पर पता लगा कि पोलन ग्रेन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं जो कि एज ए फूड सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं। इट हैज़ कम इन फैशन इन रीसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। और आजकल पोलन टैबलेट्स भी मार्केट में आ रही हैं जो कि फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में लोग उनको खा रहे हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। वेस्टर्न कंट्रीज़ में की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पोलन प्रोडक्ट्स को टैबलेट की फॉर्म में और सिरप की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल करवाया जाता है। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। पोलन कंजप्शन से ये क्लेम किया गया है कि जो एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है, और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है। आपकी बुक में कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ये देखिए पोलन प्रोडक्ट्स हैं, ये बी पोलन, ये टैबलेट है, ये पोलन ग्रेन की टैबलेट है जो कि एज ए फूड सप्लीमेंट ली जाती है। नेक्स्ट, व्हेन वंस दे आर शेड पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। एक बार अगर पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं तो उनको कहाँ पर जाकर लैंड करना होता है? पोलन ग्रेन जब स्टेमन से निकलते हैं तो उनका डेस्टिनेशन क्या होता है? क्या वो हवा में ही घूमते रहते हैं? नहीं, उनका डेस्टिनेशन होता है कि उनको स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करना होता है। अब जिस तरीके से आपको डायग्राम से बता रही हूँ, दिस इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
स्टेमन जिसका ऊपर वाला पार्ट है एंथर, और एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए और वो एयर में रिलीज़ हो गए। अब ये एयर में रिलीज़ हो गए तो इनका डेस्टिनेशन क्या है? इन पोलन ग्रेन्स को जाकर लैंड करना है स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको करवाया था, दिस इज कार्पल जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इस पोलन ग्रेन को इस स्टिग्मा के ऊपर, ये वाले पोर्शन के ऊपर लैंड करना होता है। मैं एक पोलन ग्रेन का मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये देखिए, ये पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर अटैच होना होता है। स्टिग्मा के ऊपर जब ये अटैच होगा तभी ये जर्मिनेट होगा और इसके जर्म पोर से पोलन ट्यूब एक्सटेंड होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से पोलन ग्रेन की डेस्टिनेशन है स्टिग्मा। इसमें यही समझाया गया ऑन द स्टिग्मा। एक बार वो शेड हो जाए तो उनको स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करना होता है। दे हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। इससे पहले कि वो अपनी वायबिलिटी को ख़त्म कर दें। वायबिलिटी मतलब उनकी जर्मिनेशन की पावर। जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी जर्मिनेशन की पावर कुछ टाइम के लिए ही एक्टिवेट रहती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो जब तक उनकी जर्मिनेशन की पावर है तब तक उन्हें किसी भी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना ही करना होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी? अब आपको क्या लगता है कि वो अपनी वायबिलिटी कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट के ऊपर। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबिलिटी इज़ हाईली वेरिएबल। ये प्लांट टू प्लांट वेरिएबल होता है, वेरी करता है। किसी प्लांट्स में इनकी जर्मिनेशन की जो पावर है वो कई टाइम तक रहती है, कईयों में कम तक रहती है। एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग। इसके अलावा टेम्परेचर बाहर का कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, उस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इनकी जर्मिनेशन पावर या इनकी वायबिलिटी कितनी देर तक मेंटेन रहेगी। इन सम सीरियल्स, कुछ अनाजों की बात करें तो जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो अपनी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स में खो देते हैं रिलीज़ के जस्ट बाद। एंड इन सम मेंबर्स, और कुछ प्लांट्स के मेंबर्स हैं, जैसे कुछ फैमिलीज़ हैं रोसेशी, जैसे रोज़ प्लांट की फैमिलीज़ होगी, लेग्यूमिनेसी जैसे पी प्लांट हो गया, ग्राम प्लांट हो गया, सोलनेसी पोटैटो प्लांट हो गया, उनके जो पोलन्स हैं उनकी वायबिलिटी कई मंथ्स तक बनी रहती है। मतलब कि अगर उनके स्पोर 1-2 महीने तक हवा में घूम रहे हैं और बाद में वो किसी स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। लेकिन ये एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि वो उसी स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होंगे जो कि उनकी वैरायटी का प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा होगी। फिर अगर रोज़ प्लांट का जो पोलन है वो पी प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पेसिमेन फॉर मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने ये तो पढ़ा ही है कि जो ह्यूमन सीमेन होता है उसको भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए स्टोर करके रखा जाता है ताकि जब रिक्वायरमेंट हो तो डिज़ायरेबल फर्टिलाइजेशन करवाई जा सके। उसी तरीके से पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर किया जाता है और अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स के पोलन ग्रेन को कई सालों तक स्टोर किया जाता है। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक। ऐसे स्टोर्ड पोलन को हम पोलन बैंक के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सिमिलर टू द सीड बैंक, जैसे हम सीड्स का एक बैंक होता है, अलग अलग पौधों के सीड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, वैसे पोलन के भी बैंक्स होते हैं जिनमें पोलन्स को भी अलग अलग वैरायटी के पोलन्स को स्टोर करके रखा जाता है और समय आने पर उनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ट्राई फॉर बेसिक्स। थैंक यू सो मच।